नमस्कार साथियों। आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। भारतीय रेलवे ने ग्रुप डी की वैकेंसी का फॉर्म आरंभ कर दिया है। आप सब जानते हैं ग्रुप डी में 21,997 लगभग 22,000 पदों पर बहाली आई है। और इस बहाली में हर वो छात्र योग्य है जिसने मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर लिया है। याद रखेंगे, जिन भी छात्रों के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, मैट्रिक की मार्कशीट है और उन्होंने मैट्रिक को कंप्लीट कर लिया है यानी 10th उत्तीर्ण हैं, वो निश्चित रूपेण इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो 10th वाले बच्चे और आईटीआई वाले बच्चे सभी के लिए या सामान्य छात्र जिनकी भी न्यूनतम योग्यता 10वीं है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। 22,000 पदों पर आप इसे बम्पर भर्ती के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। साथियों, अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल भी रहा है और 2026 सेशन के लिए नई बहाली आ गई है। मैं आज के इस वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करने वाला हूं। साथियों, आप जानते हैं रेलवे की ये जो वैकेंसी आई है इसका फॉर्म 31 जनवरी से भराना आरंभ हो गया है और आप कब तक भर सकते हैं? 2 मार्च 2026 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आपके पास अभी पर्याप्त समय है फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि हम लास्ट डेट के इंतजार में रहते हैं और उस समय दबाव में, प्रेशर में आकर फॉर्म भरते हैं और कई छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी आप फॉर्म भरें तो अपने माता पिता का नाम, जो वास्तविक नाम है वही आप देंगे। यदि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, याद रखिएगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो आपके पास है उसमें माता पिता का जो नाम है उसी को सत्यता के रूप में स्वीकार किया जाएगा और उसी नाम को आपको लिखना है। अगर नाम विस्तार में लिखा हुआ है तो विस्तार में देंगे, शॉर्ट में लिखा है तो शॉर्ट में देंगे। ध्यान रखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर इस तरह की परेशानी होती हैं, आप शॉर्ट नाम यहाँ यूज करते हैं और आपके सर्टिफिकेट में नाम पूरा लिखा हुआ है, तो आपको निश्चित रूप से अलग अलग बोर्ड में दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। साथियों, यह जो ग्रुप डी का पद है यह 18,000 इसका इनिशियल पेमेंट है, यानी लेवल 1 का पोस्ट है ये 7th सीपीसी पर। साथियों, ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो एज की क्राइटेरिया रखी गई है वो 18 से 33 वर्ष रखी गई है, जिसकी गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। कब से की जाएगी? 1 जनवरी 2026 में। यदि आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अधिकतम 33 इयर्स आपकी उम्र सीमा निर्धारित की गई है। मैं और भी विस्तार से इस पर चर्चा करता हूं। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग उम्र सीमा है। साथियों, आइए जरा देख लें हम जो इन्होंने कंसीडर किया है। जो भी छात्र यूआर और ईडब्ल्यूएस में हैं और 1993, याद रखिएगा, 2 जनवरी 1993 के बाद उनका जन्म हुआ है, योग्य हैं यूआर वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे। ओबीसी का जिनके पास एनसीएल का सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर, अगर उनका जन्म 2 जनवरी 1990 के बाद है तो वो भर सकते हैं। एससी एसटी में आप याद रखेंगे, जिनका भी जन्म 2 जनवरी 1988 के बाद हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट एज का कैलकुलेशन बता दिया। साथियों, आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने एनसीएल की जो बात हम कर रहे हैं, ये एनसीएल आपको सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। आप याद रखेंगे, सेंट्रल लेवल का एनसीएल आप रिवेन्यू ऑफिसर से भी यदि बनवाते हैं तो वह भी योग्य होगा, बशर्ते उस पर लिखा होना चाहिए भारत सरकार की सेवा हेतु। समझ गए? तो वह भी आपका योग्य है, उसमें भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के छात्रों को 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया, यानी स्पष्ट सी बात है साथियों, यदि ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो वह 36 वर्ष की आयु तक में भी इस फॉर्म को भर सकता है।
यूआर या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो साथियों वो 33 वर्ष की आयु में इस फॉर्म को भर सकता है। एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो वह इस फॉर्म को कब तक भर सकते हैं, तो आप ध्यान रख लीजिएगा 38 वर्ष की आयु तक में भर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ मेंशन किया गया। एक्स सर्विस मैन के लिए अलग अलग कैटेगरी में 6 साल और 8 साल का दिया गया है। विद्यार्थियों आप ध्यान रखिएगा, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए 13 साल का है। ठीक है, और जो ग्रुप सी या ग्रुप डी रेलवे स्टाफ हैं और 3 साल की सर्विस उन्होंने कंटिन्यू की है, तो वैसे लोगों के लिए भी 40 और 43 साल तक के लिए एज लिमिट वहां भी प्रावधान है। तो मूल रूप से जो सामान्य हमारे विद्यार्थी हैं जो 10वीं पास हैं उनके लिए आयु सीमा मैंने स्पष्ट कर दिया कि 33 वर्ष है जनरल के लिए, 36 वर्ष है ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 38 वर्ष निर्धारित किया गया है। सभी अपनी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट बनाएंगे वो सब सेंट्रल लेवल का ही बनाएंगे, भले उसके इशू आरओ के द्वारा हुआ हो या उससे अपर लेवल से हुआ हो, उससे समस्या यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगी। साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अब ये देखने का प्रयास करें एग्जामिनेशन फी कितना लग रहा है। तो एग्जामिनेशन फी यूआर के छात्रों को और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को 500 रुपए लग रहा है। ठीक है, और ओबीसी के छात्रों को भी कितना लग रहा है, 500 ही लग रहा है। लेकिन जो छात्र एससी एसटी हैं उन्हें मात्र 250 रुपए शुल्क लग रहा है। ये जो एग्जाम का शुल्क है उसमें 500 में 400 रुपए रिफंडेबल है और 250 के 250 क्या है, रिफंडेबल है। लेकिन तब रिफंडेबल है जब आप CBT 1 में अपीयर होते हैं और एक लिंक आएगा जिस पर आप फिर से अपने डिटेल को अप्लाई करिएगा, देन आपका ये पैसा आपके अकाउंट में रिफंड आएगा। यदि आप साइबर कैफे वाले के अकाउंट से करवाते हैं तो उसी के अकाउंट में रिफंड चला जाएगा। साथियों ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि सेंट्रल में आप लोगों को मालूम है EBC नहीं होता है, समझ गए। सेंट्रल में EBC नहीं होता, बिहार में EBC होता है, इसीलिए सेंट्रल में सिर्फ OBC का ही सर्टिफिकेट चलेगा और वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। आइए नौजवानों हम आगे बढ़ते हैं। आपके मन में अब सवाल आएगा कि हमारे प्रश्नों का स्तर यानी हमारे एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो उस पर भी हम चर्चा कर लें। जो अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं उन्हें यहाँ पर निश्चित रूप से वरीयता दी जाएगी और उनके लिए सीटें आरक्षित हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी रिक्रूटमेंट जो हो रही हैं आप ध्यान रखिएगा, उसके कई चरण हैं। सबसे पहला चरण है सिलेक्शन का, जो पहला चरण है साथियों उसमें सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1 CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। एक ही एग्जाम आपकी होगी, क्या होगी साथियों, एक ही एग्जाम होगी जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर पर टेस्ट देना है। उसके बाद आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा, समझ गए, यानी आपको यहाँ पर दौड़ भी है, तो ये भी माइंड में आप रख लीजिएगा। फिर आपका साहब DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तीसरा चरण, पहला चरण CBT, दूसरा चरण फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद चौथा है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। उस 4 चरण के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। आपकी मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी वो CBT के ही आधार पर होगी। याद रखिएगा CBT में आपको विशेष ध्यान देना है। CBT के सिलेबस पर मैं चर्चा करूं तो जनरल साइंस के अंदर आपके फिजिक्स हो गए, प्लस आपका केमिस्ट्री हो गया, प्लस आपका बायो हो गया। ये तीनों से साथियों 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका मैथ है जो 10वीं स्तरीय है 10th लेवल का, वहां से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका साथियों रीजनिंग है, रीजनिंग से भी आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग से कितना क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इससे आपको क्या है 20 क्वेश्चन हैं। तो टोटल आपके कितने हो गए 100 क्वेश्चन, समझ गए साथियों। तो 25 है आपको जनरल साइंस से, 25 है मैथ से, 30 है रीजनिंग से, जीके और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको समय सीमा मात्र कितना दिया गया है, 90 मिनट का दिया गया है।
यानी 90 मिनट का समय, 100 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ एक बात लिखा गया है, जो बच्चे स्क्राइब लेकर जाएंगे, यानी जो छात्र दिव्यांग हैं और वो अतिरिक्त सहयोगी को लेकर जाते हैं, तो उनके लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। ये 120 मिनट का समय किनके लिए? जो स्क्राइब यानी मदद के लिए अपने साथी को लेकर जाएंगे। वो बातें फॉर्म भरने के दौरान ही आपको मेंशन करनी होगी और संबंधित सर्टिफिकेट भी आपको लगा देना है, ठीक है साथियों। देन आप ऐसा कर सकते हैं। तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है, इसमें कोई संदेह नहीं है साथियों, ठीक है। अब चलिए एक छोटी सी बात यहां समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। इसीलिए अगर आप सोचेंगे कि हम सिर्फ ईश्वर का नाम ले करके और आंसर लगा दें तो फिर आपका सिलेक्शन संभव बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। विद्यार्थी जी अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिए कि हमारी जो सेंटर होती है एग्जामिनेशन की, भारत के सभी शहरों में होती हैं। अब तो ऑनलाइन हो गया है, तो आपके नज़दीक में ही इसका एग्जाम सेंटर पड़ता है, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ सिलेबस दिया गया है मैथ का, नंबर सिस्टम है, बॉडमास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, एलसीएम है, एचसीएफ है, रेशियो प्रोपोर्शनल है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, पाइप एंड सिस्टम, कैलेंडर, कैलकुलेशन, ये सब से क्वेश्चन मैथ में पूछेगा। जीके से आप जानते हैं नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, आर्गुमेंट, एजम्पशंस, डायरेक्शन, ये सब से क्वेश्चन है। जनरल साइंस में तो आपको मैंने बता ही दिया, सीबीएसई का 10वां लेवल का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों से प्रश्न रहेंगे। और जनरल अवेयरनेस में आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स और करंट होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अप्रॉक्स मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया, सैलरी पैकेज के बारे में भी मैंने चर्चा कर लिया, पोस्ट भी मैंने आपको बता दिया कि 22,000 के आसपास है, और एग्जाम की अलग अलग चरणों पर भी मैंने चर्चा कर लिया। विद्यार्थी जी अब हम यहां पर बात करेंगे मूल रूप से किस जोन में कितनी सीटें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नॉर्दर्न रेलवे का जो न्यू दिल्ली है उसमें आपको 1494 यूआर के लिए है, 553 एससी के लिए, 267 एसटी के लिए, 954 ओबीसी के लिए, 365 ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी 3633 सबसे ज्यादा पद कहां पर है साथियों? नॉर्थर्न रेलवे न्यू दिल्ली में है। फिर वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 2842 पद है। ये वाला स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। किस जोन में अप्लाई करना है उसका चयन करने में आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस चार्ट से मिलेगी। 1163 यूआर, 407 एससी, 186 एसटी। सबसे कम सीटें जो हैं वो साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली में है, जो कि मात्र 92 है। आप हाजीपुर में देखेंगे तो 976 सीट है, ठीक है साथियों। आपको बिलासपुर में 1225 हैं। तो मैं एक वीडियो फिर बनाऊंगा जिसमें आपको ये सजेस्ट करने का प्रयास करूंगा कि ग्रुप डी के लिए कट ऑफ के आधार पर हम किस जोन को चयन करने का प्रयास करें अपनी कैटेगरी के हिसाब से, जो आने वाले समय में हमारी सफलता में बहुत मददगार साबित होगा। क्योंकि अगर आप जोन का सही से चयन करते हैं तो निश्चित रूप से वह आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। विद्यार्थियों लगभग इंफॉर्मेशन जो ग्रुप डी से संबंधित थी मैंने आपको बता दी। कमेंट करके और भी संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप जरूर मुझसे पूछेंगे, मैं अगले वीडियो में उससे संबंधित जानकारी आपको देता रहूंगा। रेलवे या फिर अन्य परीक्षाओं से संबंधित अपडेट के लिए मैं आपकी सेवा में सदा लगा रहूंगा। साथियों अभी सीबीटी 1 का एग्जाम होना है, इसी फरवरी महीने में 18 फरवरी तक लास्ट हो जाएगा सीबीटी 1 का एग्जाम, 12 से 18 फरवरी के बीच। जो भी हमारे छात्र असिस्टेंट लोको पायलट का सपना देख रहे हैं, मैं उन सभी को इस बचे हुए समय में कंसंट्रेट होकर रिवीजन करने का सलाह देता हूं। नई चीजों को पढ़िए मत और ज्यादा भटकिए मत। जितनी भी चीजें आपके पास संरक्षित हैं और जो आपने तैयारी की है उस पर भरोसा करिए और मैक्सिमम टाइम रिवीजन करने का प्रयास करिए। साथियों सीबीटी 2 के बाद जो बड़ा चैलेंज होता है लोको पायलट में वो ट्रेड का होता है।
अगर छात्र ट्रेड की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, उनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, तो हमारे ALP टारगेट बैच से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन मात्र 499 रुपए में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे ये बैचेज उपलब्ध हैं, और ऑफलाइन ये बैचेज बाजार समिति अमरनाथ चौधरी बिल्डिंग में दोपहर 2 से 3 PM के बीच संचालित हो रही है, जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं असिस्टेंट लोको पायलट में अब एक ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है। हर एक चैप्टर को इंपॉर्टेंस के साथ, बारीकी के साथ आपको समझना और पढ़ना है। तो आप CBT 2 के एग्जाम के बाद जीतौर मेहनत के साथ ट्रेड पर लग जाइए, ताकि जो बचा हुआ समय होगा उसमें न्यूनतम अंक ट्रेड में 26.25 इसे आप स्कोर कर पाएं और अपने जीवन को बेहतर कर सके। इस बैच का लिंक भी मैं वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप बिल्कुल खोज सकते हैं और हमारे संस्थान से दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।